उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सियासी पारा धीरे धीरे चढ़ने लगा है। सियासी पार्टियां एक दूसरे पर जमकर वार पलटवार कर रही हैं। खासतौर पर यूपी की सियासी अहमियत को समझते हुए सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी रणनीति पर काम कर रही हैं और जीत का दम भी भर रही हैं। तो कांग्रेस के नए नवेले यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष के बयान के बाद यूपी की जो सियासत है वो गर्मा गई है। वार पलटवार का दौर जारी है। सुनिए किसने क्या कुछ कहा। इसलिए देखिए, ऐलान गिरीश जी ये है कि आम जनमानस अमेठी की जनता उनको पसंद करती है और अपना भाई मानती है, अपने परिवार का सदस्य मानती है, बेटा मानती है, क्योंकि जो कहा ने उसे कर दिया। ये नहीं कि बड़ी बड़ी बात कही और किया कुछ नहीं। जो नहीं हुआ वो, चाहे वो एरोप्लेन उड़ाने का स्कूल हो, मतलब जहाज के लिए ट्रेनिंग सेंटर हो, वो चाहे वो अस्पताल हो, फैक्ट्रियां हो, सब गांधी परिवार की देन है और हमारे बड़े भाई जो है राहुल जी के समय की देन है। तो ये लोग काम करने वाले लोग हैं, जो मतलब झूठ नहीं। जैसे स्मृति ईरानी ने कहा कि चुनाव में कहा कि 13 रुपए किलो भाजपा का कमल का बटन दबाओ, 13 रुपए किलो चीनी ले लो। तो 13 रुपए वाली चीनी अमेठी की जनता खोज रही है कि 13 रुपए वाली चीनी है कहां। देखिए, राहुल गांधी जी अमेठी से बहुत समय तक सांसद रहे, लेकिन उस काल में अमेठी अपनी दुर्दशा के चरम पे पहुंच गई। जब से वहां बहन स्मृति ईरानी जी आई हैं, एक बार तो वो नहीं जीत पाई, लेकिन दूसरी बार उन्होंने इतना अंतर कर दिया कार्य करके। प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई भी खड़ा हो सकती, प्रियंका गांधी हो या दूसरे कोई गांधी हो या कोई भी दूसरे कोई व्यक्ति हो, प्रधानमंत्री के खिलाफ किसी को भी खड़ा किया जा सके। इतना जल्दी क्यों है? प्रधानमंत्री जी, आप अगर इतने बेफिक्र रहते हो तो आपके खिलाफ कौन उम्मीदवार होगी, इसके लिए आपके पार्टी की इतनी चिंता क्यों हो रहे हैं? समय जब आएगी खुद पता चलेगा प्रधानमंत्री के खिलाफ कौन उम्मीदवार उतारते हैं। इसके लिए इतना जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, ये मैं समझता हूँ। अजय राय जी अभी उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नए नए अध्यक्ष घोषित हुए हैं और उन्होंने ये कहा है, तो उम्मीद है अजय राय जी ये भी बताएंगे कि राहुल गांधी जी केवल और केवल एक ही सीट से चुनाव लड़ने का मादा रखेंगे और 2 सीट 3 सीट वायनाड की सीट वगैरह से नहीं लड़ेंगे। हालांकि अमेठी से जब उनको वहां की जनता ने नकारने का और जनता ने उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पारित किया था, तो एक बार भी अमेठी की तरफ मुड़कर देखने का काम राहुल गांधी जी ने किया नहीं। आने वाले चुनाव में पता लगेगा क्या सक्सेसफुल है क्या सक्सेसफुल नहीं है। यूपी के अंदर संपूर्ण लोगों का आशीर्वाद मोदी जी और योगी जी को मिलने वाला है। इनकी जमानतें जब्त होने वाली हैं। उत्तर प्रदेश क्योंकि अमेठी से वो लड़ते आए हैं, तो वहाँ के लोग अब अपने आप को ठगा हुआ से महसूस कर रहे हैं। जो उनको अपेक्षाएं थी, जो उन्होंने सोचा था, वो पूरा नहीं हुआ, उनके साथ धोखा हुआ है और वो चाहते हैं कि राहुल गांधी जी आएँ और उनका प्रतिनिधित्व करें, लोकसभा में उनकी आवाज़ उठे। और इसी मुद्दे पर हम बहस करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। दीपक सोनकर जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। तारिक खान साहब हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। आप दोनों का जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। सबसे पहले दीपक सोनकर जी आपके पास आना चाहूंगा। दीपक सोनकर जी, अजय राय ने जो बयान दिया, 2 अहम बातें उन्होंने कही। बनारस की बात कही और उन्होंने बात अमेठी की कही। दोनों जगह से हैवी कैंडिडेट राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की बात की। बीजेपी की तरफ से क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? दीपक सोनकर जी, आपको आवाज आ रही है? दीपक सोनकर जी को आवाज नहीं जा रही है। तारिक खान साहब, एक बड़ा बयान अजय राय जी ने दिया। बात अगर गठबंधन की करें, इंडिया की करें, तो ये तय मान के चला जाए क्या कि जो 2024 में जो चुनाव होने वाले हैं, उसमें जो सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो आखिरी मुकाम तक पहुंच चुका है? शायद यही वजह है कि अजय राय ये खुलकर कह रहे हैं कि अमेठी की सीट से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे, वाराणसी की सीट से प्रियंका गांधी। अभी देखिए, ये कहना थोड़ा सा जल्दबाजी होगा, लेकिन
मैं कह रहा हूं अगर इंडिया को ये मैच जीतना है और बेहतर खेलना है तो इंडिया के जो बेहतरीन प्लेयर हैं, अगर महेंद्र सिंह धोनी है, विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, तो सबको खेलना पड़ेगा और सबको बेहतर खेलना पड़ेगा। मैं ये बात कह रहा हूं। तो सारे जो प्लेयर्स हैं इंडिया टीम के, उनको सबको अपने अपने एरिया में बेहतरीन परफॉर्मेंस देना पड़ेगा। जहां जहां से जो जो उनका क्षेत्र है या उनको लगता है कि वो वहां से लड़ सकते हैं, उन सबको मैदान में उतरना पड़ेगा और बेहतरीन बैटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि मुकाबला टफ है, हम इस चीज को मानते हैं। और इसीलिए समाजवादी पार्टी या जो इंडिया गठबंधन के जितने भी दल हैं, सब इस बात की तैयारी कर रहे हैं कि जो उनके बड़े प्लेयर्स हैं वो मैदान में उतरे और बेहतरीन बैटिंग करें, ताकि हम जो एनडीए गठबंधन है उसको ये मैच हरा सकें। हम इस प्लानिंग के साथ चुनाव में उतर रहे हैं। अब जो स्टेटमेंट है ये कहीं ना कहीं कांग्रेस तय करेगा कि उसको किस जगह से किसको लड़ाना है, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि जो बड़े प्लेयर्स हैं, जैसे ये भी बात हो रही थी कि नीतीश साहब को भी इलाहाबाद से लड़ाया जाए, तो इस तरीके से जो इंडिया गठबंधन के बड़े चेहरे हैं, वो चाहे ममता जी हो चाहे नीतीश साहब हो, उनकी पार्टी के जो बड़े चेहरे हैं, वो चाहे शरद पवार साहब हो, उनकी पार्टी के बड़े चेहरे जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में उस पार्टी को ठीक लगे, मुझे लगता है कि जरूर चुनाव लड़ना चाहिए, जिससे जनता के बीच में ये भी मैसेज जाएगा कि जो इंडिया गठबंधन है वो पूरी ताकत से उसने अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है कि उसके जो बड़े नेता है वो घर बैठे हैं, चुनाव नहीं मैदान में नहीं, आ ये रहे बात हैं। मैं आपकी उनका समझ भी सकता टैक्स हूं होगा। तारिक खान साहब की, जो बड़े नेता हैं, जो हैवी वेट प्लेयर है, उनको चुनाव लड़ाया जा रहा है और सामने भी दिग्गज है। लेकिन सवाल ये उठता है, अगर इंडिया गठबंधन की चूंकि आप बात कर रहे हैं, बात मैं यहाँ पर आम आदमी पार्टी की करूंगा और कांग्रेस की करूंगा। वो इसलिए कर रहा हूं क्योंकि चाहे दिल्ली हो चाहे पंजाब हो, वहां पर जो कांग्रेस के बड़े लीडर है वो सहमति नहीं बना पा रहे हैं। वो नहीं चाहते कि हम आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़े। तो ऐसे में गठबंधन की फिर रूपरेखा क्या होगी, दशा और दिशा क्या होगी? देखिए, ये बिल्कुल इसमें इनकार नहीं किया जा सकता कि ये एक टफ चैलेंज होता है बड़ा गठबंधन तैयार करना। 1977 में भी एक बड़ा गठबंधन तैयार हुआ था। हम ये कह रहे हैं कि जो प्रपोज्ड नेक्स्ट मीटिंग है मुंबई, उसमें मुझे लगता है कि एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम और सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है लगभग तय हो जाएगा। आम आदमी पार्टी के साथ हमारे पास मेंटर्स, हमारे पास नीतीश साहब हैं, शरद पवार साहब हैं, ममता जी हैं, जो इन डिस्प्यूट्स को बैठ के सॉल्व किया जा सकता है। जब टेबल पे बैठकर साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया अपना मामला सॉल्व कर सकता है, अफगानिस्तान को हैंडओवर कर अमेरिका वापस जा सकता है, तो हम तो इंडिया में एक हमारी संस्कृति रही है बैठ के चर्चा करने की, और हमने बड़े बड़े मसले हिंदुस्तान में नहीं, बैठ लेकिन के उसकी चर्चा तुलना करने मुझे लगता है हल की है। तारिक भाई, अफगानिस्तान और अमेरिका की नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अफगानिस्तान को अमेरिका ने तालिबान के हवाले कर दिया और तालिबान इस समय अफगानिस्तान में क्या कुछ हालात है उससे आप रूबरू होंगे। तो मुझे लगता है कि ये उदाहरण देना थोड़ा सिर्फ निगेटिव मेरा कहने का मतलब यहाँ पर ये था, मेरा कहने का मतलब चर्चा की महत्व देने का, जी। मैं उस पर जाता हूँ। चर्चा का महत्व ये है कि जब टेबल पे कोई दो लोग बैठते हैं, उसको हटा दीजिए आप। मेरे कहने का जो सार था यहाँ पर वो सिर्फ इतना था कि जब टेबल पे दो लोग बैठते हैं जिनके बीच में डिस्प्यूट होता है, तो अगर एक वहां पर सीनियर लोग भी बैठे हैं, शरद पवार जैसे लोग, ममता जी जैसे लोग और नीतीश जी जैसे लोग, तो 100% में कॉन्फिडेंट हूं कि जो डिस्प्यूट है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। तारिक भाई, आपने यहाँ अफगानिस्तान अमेरिका का हवाला दिया, मैं यूक्रेन और रशिया का भी उदाहरण देना चाहता हूँ। बातचीत की कई बार कोशिशें की गई, लेकिन तालमेल तो नहीं बन पाया, समझौता तो नहीं हो पाया। देखिए, जब नाम इंडिया रखा है तो विल थिंक पॉजिटिव। नहीं, आपने उदाहरण दिया तारिक भाई, इसलिए मैं इंटरनेशनल इशू पे चला गया। नहीं, ठीक है, ठीक है, आपने उदाहरण दिया, बात भी सही है। नहीं, टेबल पे वो बात सक्सेसफुल नहीं हो पाई, तो हम वो वाला नहीं उठाएंगे जो टेबल अनसक्सेसफुल थी, हम उस टेबल को उठाएंगे इंडिया गठबंधन के नाते। जो टेबल सक्सेसफुल थी, हम उसी का उदाहरण देंगे। हम बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं कि जो डिस्प्यूट आम आदमी पार्टी, क्योंकि बड़ा गठबंधन तैयार हुआ है, ये पार्टियां आपस में लड़ती रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये पार्टियां आपस में चुनाव लड़ती रही है, एक दूसरे के खिलाफ लड़ती रही है,